नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम देशवासियों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। आज जो है हमारा जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेस होता हुआ नज़र आ रही है। इसी के साथ आज के ये क्लास जो है ये 44वीं क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। इससे पहले हमने 43 क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया है। जो बच्चे नए हैं ये सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट 44-43 क्यों बोल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 1 जुलाई से एक सीरीज स्टार्ट करा था MTS CGL CHSL के लिए, है ना। ये मैं 57 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ऐसा कमिटमेंट किया था। इसके तहत ये 44वां वीडियो है। कल एक बच्चे टेलीग्राम पे कमेंट कर रहे थे कि मुझे इस सीरीज की वीडियो नहीं मिल रही है। मैंने टेलीग्राम में कमेंट भी पिन कर दिया है प्लेलिस्ट वाली, और अगर आप डायरेक्ट होम पेज पे पहुंचेंगे चैनल पे तो वहां पे जो पेड PDF प्लेलिस्ट के नाम से है, आपको इसे जो है ओपन करके वॉच करना है। इसी में जो है ये सीरीज की सारी वीडियो आपको मिलेंगे। दोस्तों, जिनको भी SSC MTS का एग्जाम देना है, CGL का मेंस देना है, दिल्ली पुलिस देना है ना, सभी जो है इस सीरीज को अच्छे से करके जाइएगा। और आने के बाद चूंकि मैं आपसे ही क्वेश्चन लूंगा, एनालिसिस कराऊंगा, तो बेशक आप मुझे इतना तो जरूर कहोगे कि जो है काफी लाभदायक सिद्ध हुआ। जैसे कि आज तक कहते आए हो, ये मैं नहीं कहता, ये आप ही लोग कहते हो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। सभी प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, जैसा कि मैं आज तक बताते आया हूं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन यानी एग्जाम के अंदर दिखेंगे भाई, सीधे पॉइंट टू पॉइंट वाली। चलिए शुरू करते हैं, है ना। यौगिक का नाम और उनके रासायनिक सूत्र का मिलान कीजिए। पहला प्रश्न हमारा जो है मिलान करने वाला है। मैच द नेम एंड इट्स फॉर्मूला, है ना भाई। तो ये वेल मैच्ड होते हैं, क्योंकि आपको मैं जब PDF प्रोवाइड कराऊंगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए, क्योंकि आंसर बताने वाले तो PDF बोलेंगे नहीं, है ना भाई। तो ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका CaO बढ़िया से मैच है ना। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या कहते हैं? कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? कली चूना या क्विक लैम कहते हैं। क्विक, है ना, क्विक लैम कहते हैं इसे, है ना। जिंदा चूना, क्विक लैम, कली चूना, ये सभी कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। सूत्र CaO बराबर है। इसके अलावा एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसे Al2O3 कहते हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छे जो है मैच किया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल ट्वाइस है, ये भी अपने आप में वेल मैच्ड है। बेंजल्डिहाइड C7H6O, ये भी अपने आप में जो है अच्छे से मैच किया गया है। देखिए यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड बना है और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, इनमें थोड़ा सा जो है और भी लॉजिक और जान ले तो ज्यादा फायदा करेगा। ये जिंदा चूना से ही बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जब जल से आप प्रतिक्रिया कराएंगे। मैं प्रतिक्रिया के माध्यम से आपको इसे बताऊंगा। साथ ही साथ जो आप नीचे देख रहे हैं बेंजल्डिहाइड की फार्मूला, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी कंपाउंड में एक हाइड्रोजन को हटा के CHO ग्रुप जोड़ देंगे तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा? तो आप कहोगे एल्डिहाइड समूह बन जाता है। ठीक है भाई। OH जोड़ दोगे तो एल्कोहल समूह बन जाता है। ये चीज मैं पहले बता रखा हूं, कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड कब बनेगा, क्या जोड़ोगे, है ना। तो आप जानते हैं कि बेंजीन का फार्मूला जो है C6H6 होता है ना। इस प्रकार से जो है 6 गो कार्बन होता है, यहाँ पे हर कोना पे एगो कार्बन है, और ये आपका हाइड्रोजन से इस प्रकार से अटैच रहता है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके बेंजीन से पूछा जाता है। एक एक बात को ध्यान से सुनना भाई, कोई भी बात इग्नोर मत करना, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। फालतू की बात तो मैं करता ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं है ना। तो भाई ये जो है आपके ये 6 हाइड्रोजन जो है, इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं। अब ये डबल बॉन्ड की जरूरत ही क्या पड़ी? ये अच्छे नहीं दिख रहे थे क्या? अच्छे तो दिख रहे थे, लेकिन क्यों आप डाल दिए भाई डबल बॉन्ड? तो मैंने आपको बताना है कि एक कार्बन जो है, देहाती लैंग्वेज में समझिए, एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए होती है संतुष्ट होने के लिए। ठीक है भाई, एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए होती है संतुष्ट होने के लिए। एक ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए होती है संतुष्ट होने के लिए। ये दोनों बात जरूर ध्यान रखना, बहुत जगह काम आएगी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हर कोने पे एक कार्बन बैठा है। मन में मानिए ये जो भी कोना है यहाँ पे एक कार्बन है, इसीलिए 6 कार्बन है। तो इसे चाहिए 4, तो एक हाइड्रोजन ये एक हो गया, और ये लकीर जो है जो एक दूसरे को जोड़ रहा है कार्बन को ना, ये भी हाइड्रोजन ही समझिए इसको, तो 2 हो गया। और ये 2 को डालेंगे तब ना 4 होगा, नहीं तो 3 को ना होगा। आप कहीं से भी देख लीजिए 4-4 हो जाएगा। एक घर छोड़ के डबल बॉन्ड डालेंगे तो एक कार्बन इधर है तो एक कार्बन इधर, हाइड्रोजन इधर, 2 3 और एक 4 को। तो इस प्रकार से 3 गो डबल बॉन्ड होता है आपका बेंजीन के अंदर, है ना।
ना। C6H6 इसका फार्मूला होता है। अब इसी बेंजीन के अंदर एक हाइड्रोजन को हटा के, यानी C6 तो अपने आप में रहेगा ही, अब ये हो जाएगा H5 क्योंकि एक वो हाइड्रोजन हटेगा, है ना। और इसमें आपको क्या जोड़ना है, CHO। तो C जो है 6 से बढ़ के हो गया 7, हाइड्रोजन जो है 5 से बढ़ के हो गया 6, अपने आप में आ गया और O जुड़ गया, है ना। तो ये क्या हो गया आपका बेंजल्डिहाइड का सूत्र हो गया। ठीक है भाई, इतना जरूर ध्यान रखना। इनके अलावा कुछ रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं कि ये फला रिएक्शन कौन सा है, चिला रिएक्शन कौन सा है। जैसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कई बार आपके एग्जाम में आते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें आपको उष्मा की आवश्यकता पड़ती है रिएक्ट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, रिएक्ट करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करना है तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन जाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहा जाता है। ठीक है, एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये क्या होता है, इस अभिक्रिया में आपको उष्मा की प्राप्ति होती है। पहले वाले में उष्मा डाल रहे थे, अब इस वाले उष्मा में जो है, इस वाले जो एक्सोथर्मिक होता है ना, इसमें उष्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें हीट की जरूरत नहीं होती है, अपने आप गर्म हो जाता है। जैसे आपने बाल्टी में जल भरा हो और चूना डालेंगे तो बाल्टी गर्म हो जाता है। ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी का फार्मूला मतलब उदाहरण भी मैंने लिया है कि जब जिंदा चूना को जल में प्रतिक्रिया कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगी, यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त होगी। दिवाली में आपने ये काम काफी बार किया होगा। इसके अलावा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता हो, यानी मैं इसे कहूं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना है और आपको हाइड्रोजन को रिमूवल करना है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसके अलावा इसका जस्ट उल्टा, अगर आप ऑक्सीजन का विघटन या रिमूवल कर रहे हो और हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो तो ऐसी अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगर आपको इसे इलेक्ट्रॉन से डिफाइन करना है तो कैसे करोगे भाई, ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और अवकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के तर्ज पे भी आपको डिफाइन कर दिया, और इसके अलावा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिमूवल और एडिशन के तौर पे भी डिफाइन कर दिया, ऑक्सीकरण और अवकरण को। अब जब यही दोनों अभिक्रिया कोनो प्रतिक्रिया में एक के साथ होने लगेगा तो इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो आप समीकरण में पकड़ लोगे कि भाई ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कि हट रहा है। जैसे CuSO4 है, अब इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है कि जुट रहा है, आपको दिख जाएगा ना प्रोडक्ट इस साइड भाई, तो आप पकड़ लोगे। तो फार्मूला बहुत जरूरी होता है किसी भी, है ना, समीकरण को पहचानने के लिए केमिस्ट्री के अंदर। आई होप मजा आया होगा, बहुत सारे चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सेवा के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है। अब आपसे प्रथम भारतीय संगीतकार जिन्होंने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस। तो ये भैया कौन है, M सुब्बालक्ष्मी मैडम। M सुब्बालक्ष्मी मैडम जो है ये प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीती है। अब इसकी हिस्ट्री भी खंगालेंगे रैमन मैग्सेसे की। ठीक है, M सुब्बालक्ष्मी भारत के कर्नाटक संगीत के मशहूर जो है गायिका थी, और इन्हें 1998 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और संगीत के क्षेत्र में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली भी यही थी। ठीक है, इनके अलावा M सुब्बालक्ष्मी ये बता ही दिए प्रथम भारतीय संगीतकार जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये वाली जो एरिया है यहाँ पे जो आपका शास्त्रीय संगीत होते हैं इसे कर्नाटक संगीत का नाम दिया गया है, कर्नाटक, है ना। इसके अलावा इनके बाहर की जो क्षेत्र है, यानी साउथ भारत को छोड़ के जो क्षेत्र है ना, इसे यहाँ पर हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। दोनों बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1957 में होती है। यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पे दिया जाता है। 2023 के लिए यह अवार्ड किसे दिया गया है, इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर को दिए गए हैं जो अपने आप में महान हस्ती है भाई। कौन है भाई, तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को, तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा को जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार ये वाले अभी वर्तमान वाले के लिए चुना गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके अलावा
भारत के लिए पहले रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता कौन बने थे? तो 1958 में आचार्य विनोबा भावे। और महिला में कौन बनी? तो एम सुब्बालक्ष्मी, जो इस क्वेश्चन के आधार भी हैं। इसके अलावा दक्कन के कई भारतीय स्टेट में फैला हुआ जो दक्कन का पठार है, जो भारत के एक प्रमुख पठार है, इस पठार का अधिकांश ऊंचा भाग भारत के किस दिशा में है? द डेक्कन इज सेट ओवर मेनी इंडियन स्टेट व्हिच इज अ मेजर प्लेटो ऑफ इंडिया, इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट एलिवेटेड पार्ट ऑफ द प्लेट्यू। तो जो इस प्लेट्यू का मोस्ट ऊंचाई वाला पार्ट है, ये आपको किस डायरेक्शन में मिलेगा, कौन सी दिशा में मिलेगा भारत के लिहाज से? चूंकि भारत में है तो हम अमेरिका के लिहाज से बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पश्चिम दिशा में है भाई। पश्चिम क्या होता है कि जो दक्कन का पठार है, ऐसे एक सेकेंड, ऐसे देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ से है, यहाँ से इतना ऊंचा है। अब ये धीरे धीरे इसकी स्लोप ना थोड़ी थोड़ी घटती जाती है, ऐसे है दक्कन की पठार, ठीक है। तो ये जो है आपका पश्चिम में सबसे ज्यादा पीक इसकी ऊंचाई मिलेंगे। इसके अलावा इसकी ऊंचाई जो है कम होती जाती है। तो आप क्या कहोगे? पश्चिम दिशा में दक्कन की पठार की ऊंचाई अधिक होगी और पूर्व दिशा में कम होगी, है ना। इसके कई सारे भौगोलिक रीजन है जो मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगा। मध्य प्रदेश में जो है ये कम मिलेगा आपको, लेकिन आप साउथ के पार्ट में आओगे तो ऊंचाई में मिलेगा, ठीक है। भारत में दक्कन की पठार को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आप भी जानते हैं, जैसे प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। तो इनसे भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा जो भारत के 8 राज्यों में विस्तारित है, ये राज्य तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, ईटीसी राज्य जो है आपके यहाँ पे विस्तारित है। कौन सा? दक्कन की पठार। देखिए दक्कन जो है दक्कन शब्द से बना है, ठीक है। दक्कन शब्द से बना, यहाँ पे बराबर लिखा गया दक्कन। बाद में अंग्रेजों ने इसे डेक्कन कहना स्टार्ट कर दिया, है ना। इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी को जो है घुसेड़ दिए और इसका नाम अब दक्कन कहने लगा। तो ये दक्कन ढक्कन नहीं है, ये है दक्कन, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है दक्षिण, ठीक है। संस्कृत में अर्थ होता है इसका दक्षिण। तो इससे बनाया था इस पठार को, लेकिन नाम बिगाड़ लिया हम लोग, चलो ठीक है। तो दक्कन की जो पठार है, ये इसकी उत्तरी सीमा आपका सतपुरा रेंज मिलेगा, है ना। पूर्वी सीमा पूर्वी घाट माना जाता है और पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट माना जाता है। एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी पहाड़ी में होती है, जो आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी घाट के बारे में मैं एक एक फैक्ट आपको बता दिया है। अब दोबारा कभी भी इस चीज की जिक्र मैं नहीं करूंगा पश्चिमी घाट वाले इस सीरीज के अंदर, क्योंकि भाई एक ही चीज को नहीं बताऊंगा। पश्चिमी घाट से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो जरा अटेंड कर लीजिएगा वो वाली जहां पर मैंने बताया है, इसी सीरीज में बताया। इसके अलावा दक्कन के पठार अधिकांश आग्नेय चट्टान से निर्मित है। जैसे अगर आपसे पूछे कि इस पठार की अधिकांश जो बनावट है किस प्रकार की सेल की है, तो आप क्या बताओगे? आग्नेय चट्टान की, ठीक है। इसके अलावा छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि ये खनिज के दृष्टिकोण से जो है परिपूर्ण पठार है इंडिया के अंदर। छोटा नागपुर के पठार जो है महाराष्ट्र के पास मत आ जाना, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है भाई। ये छोटा नागपुर के पठार अपना झारखंड के साइड में चलना। इसके अलावा दुनिया का छत जो है ये पामीर के पठार को कहा जाता है, वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा नागपुर का याद आ गया है तो नागपुर से भी कुछ ले लीजिए। नागपुर में क्या है कि ये जो है महाराष्ट्र की सेकेंडरी राजधानी है नागपुर, ठीक है। महाराष्ट्र की तो राजधानी आपका मुंबई, लेकिन महाराष्ट्र की सेकेंडरी राजधानी जो है ये नागपुर भी माना जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। नागपुर में आपको सिट्रस फल की खेती काफी होती है, खास करके संतरा की, तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। नीरी वगैरह नागपुर में ही आपको देखने को मिलेगा। इनके अलावा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? है ना। 42 अंडर हुज लीडरशिप, यहाँ पे होगा TH लगा देना इस प्रकार के, अंडर हुज लीडरशिप द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड। तो ये आपका इंदिरा गांधी के समय जो है आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कहने का मतलब है कि किस प्रधानमंत्री के समय में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ था? तो आपका आंसर है इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संसद के कार्यकाल में बढ़ोतरी किए गए थे। शिक्षा को जो है आपका कंकरेंट लिस्ट में लाया गया था। मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी, और भी न जाने क्या क्या बहुत सारे चीज हुआ था इसमें, जो एक लिस्ट है। अगर वीडियो बनाऊं तो 10 मिनट वहीं खत्म होंगे, 10 क्या 1 घंटे खत्म हो सकते हैं इस पे। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना। लघु संविधान का दर्जा दिया जाता है इस 42वें संविधान संशोधन को, जिसमें अपने काम का क्या है? तो ज्यादा अपने काम की नहीं है। एक समवर्ती सूची वाला है, एक मौलिक कर्तव्य
को जोड़ा गया ये जानना है, और धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी, मतलब जो भी लिखे हैं सब काम के हैं, समझ रहे हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य स्वनिश्चित समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था, ये बात आपको ध्यान रखना है। 1976 में जब मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को हम ऐड किए तो उस समय कितने प्रकार के किए, तो 10 प्रकार के किए। लेकिन 2002 में एक और संविधान संशोधन हुआ, 86वां, इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़े गए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना या शिक्षा दिलाना उन पेरेंट्स का भी जो है मौलिक कर्तव्य है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कहा है कि अपने संविधान के अंदर शिक्षा वाली जिक्र आपको 3 जगह मिलेगा, है ना। एक 21 के ए में मिलेगा, सेम चीज है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों, लेकिन ये बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट है जो 21 के ए में दिया गया है। सेम संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था 2002 में, मौलिक कर्तव्यों बनाया गया और फंडामेंटल जो है राइटों बनाया गया, ठीक है। एक आपको आर्टिकल 45 में भी मिलेगा डीपीएसपी के अंदर, ये कहता है कि राज्य जो है ये जो 14 वर्ष से नीचे तक के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ठीक है भाई। इनके अलावा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के 4A और आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है, जो आपके सामने इस प्रकार से है। देखिए इस चीज की बात में बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं और ये सीट मैं आपको दे भी चुका हूं। अच्छा, पीडीएफ की बात कर लें, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि ये पीडीएफ कहां पर आप देते हैं, है ना। तो मैं बता दूं कि इस पीडीएफ के लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करेगा। जैसे आपको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करना है, आपको व्हाट्सएप पे इसके रिगार्ड में कोई भी मैसेज करना है, पीडीएफ या हाय लिख के, आपको वहां से सारी जानकारी मिल जाएगी कि पीडीएफ क्या प्रोसेस क्या है बाय करने का। फीस मात्र 25 रुपए है। इस 25 रुपए के अंदर आपको हमारा ये 57 क्लास का जो है पीडीएफ आपको जो उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में टॉपिक वे जैसे हिस्ट्री हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, डांस हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, इसके अलावा लेटेस्ट पोस्ट वाला, करंट स्पोर्ट वाला जो आपका करंट अफेयर है ये हो गया, और ना जाने बहुत सारे टॉपिक वाइज भी वीडियो हमने बना रखा है जो आपने देखा ही होगा, फसली त्योहार हो गया, लोक नृत्य हो गया, है ना। तो ये सब सारे टॉपिक वाइज भी आपको पीडीएफ इसी में मिल जाएंगे मात्र 25 रुपए के अंदर। तो ये बात अपना जो है व्हाट्सएप पे लिंक पे क्लिक करके मैसेज करके कर लीजिएगा। तो ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य है, हमने पहले ही बता रखा है। आर्टिकल 51 के ए में क्या है कि भाई जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का जो है सम्मान करना। आर्टिकल 51 के बी में है कि उन आदर्श वाक्यों को संजोना जिन्होंने हमें देश प्रेम के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा आर्टिकल 51 ए के सी में है कि एकता, अखंडता और जो आपका संप्रभुता है उनको बनाए रखना या उनकी रक्षा करना। 51 के ए के डी में कहा गया कि जरूरत पड़ने पे देश सेवा के लिए तत्पर रहना। इसके अलावा 51 के ई में कहा गया है कि जो महिलाओं वगैरह हैं उनको सम्मान करना, है ना। इनके अलावा जो प्रथाएं वगैरह हैं, अपमानजनक प्रथाएं वगैरह, इनको त्याग करना। जैसे बाल विवाह भी एक जो है हमारे ख्याल से प्रथा है जो है खराब प्रकार का है, तो उन्हें भी त्याग करनी चाहिए मेरे ख्याल में। अब तो बहुत ज्यादा हद तक अंकुश लग गई, लेकिन आज भी कहीं कहीं बहुत ज्यादा बाल विवाह होता है। और पिछले साल पूछा भी गया था कि बाल विवाह जो है किस स्टेट में सबसे ज्यादा होती है, मैंने बताया भी था, है ना। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। इनके अलावा जो पर्यावरण की संरक्षण है ये आपका 51 ये जी में आ जाएगा। वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकास करना, ये सब 51 के एच में आ जाएगा। और जो सबसे लास्ट जो है ना, वो याद इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखा हूँ के वाले को, कि आपको उसमें क्या है, के वाले में क्या है भाई, सबसे लास्ट में शिक्षा वाला आया, तो ये क्रम बैज ही है, तो शिक्षा वाला ही है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा अरेंज कराना पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख संस्था तथा उनके संस्थापक का मिलान कीजिए। मैच द मेजर नेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स फाउंडर। तो भाई फाउंडर के साथ आपको मैच करना है ना। एक एक क्वेश्चन वाश किया हुआ है सर्फ एक्सेल से, सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेंगे एग्जाम हॉल के अंदर, टीसीएस के अंदर, ठीक है भाई। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, या फिर इसे ही आप क्या कहते हैं, जो आजकल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इन्हीं का ये पुराना नाम है। तो इनके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, तो सर सैयद अहमद खान। कब किए थे, 1875 में। तो इन्हें भी ध्यान रखें। इनके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इनके फाउंडर कौन है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। कब, 1916 में। फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेजली, कहां पर है ये पूछा जाता है, तो कोलकाता के अंदर। कब हुआ था मतलब स्थापना, तो 1800 ईस्वी में। फर्ग्यूसन कॉलेज छा गए थे गुरु पिछले एमटीएस में, तो फर्ग्यूसन कॉलेज जो है ये आपके महाराष्ट्र के पुणे में है। वैसे तो ये जो है जेम्स फर्ग्यूसन नाम का जो आदमी था उनके नाम पे बनाया गया है, और इसमें जो है मद्रास के जो है बहुत सारे संस्था वगैरह जो है काम किए, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कि भाई फर्ग्यूसन कॉलेज में भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी का योगदान है या फिर शरीक हुए थे, शामिल हुए थे, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक साहब, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा
जेएनयू की स्थापना जो है 1969 में हुआ था। मद्रास का नहीं था वो संस्था, है ना। एक तो आपका जेम्स फर्ग्यूसन के का हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी के से जुड़े हुए थे शायद ये। एक सेकंड थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, फर्गूसन कॉलेज के जो फाउंडर हैं अंग्रेज वो कौन थे, ठीक है भाई। और अगर ये मतलब ये जो स्वतंत्रता सेनानी की बात आएगी तो बाल गंगाधर तिलक एकदम राइट है, ठीक है। थोड़ा सा अंग्रेज वाला क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा जेएनयू की स्थापना 1969 में हुआ था, जो दिल्ली में स्थित है। इनके कुलपति पहला कौन था ये आपसे पूछा जाता है, जी पार्थ सारथी, है ना। जेएनयू के कुलपति, अभी अभी आपके ईपीएफओ में पूछ दिया था कि पहला कुलपति कौन थे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रथम महिला कुलपति कौन बनी, तो शांति श्री धूलपुरी पंडित। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जुलाई 2023 में फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया। हु हैज बीन अवार्डेड द लीजन ऑफ ऑनर, द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर इन जुलाई 2023। तो भाई ये जो है आपका फ्रांस की जो सर्वोच्च सम्मान है ये आपका दिया गया है किसे, तो ये नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया है, ठीक है। ये आपको नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया है। नरेंद्र मोदी साहब जो है करीब 14 देश के जो हैं मतलब सर्वोच्च अवार्ड के विनर बन चुके हैं। ये भी गिनीज बुक में नाम लिखाएंगे, हैं ही इतने मतलब आप जानते हैं कर्मठ हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को, है ना, मिस्र के सर्वोच्च जो सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नाइल, इनसे सम्मानित किया गया था जून 2023 में। हाल में ही प्रधानमंत्री को अन्य देश जैसे आपका पापुआ न्यू गिनी, फिजी, भूटान, इस सब देश का जो है सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए गए हैं नरेंद्र मोदी साहब को। एक और उपलब्धि आज ले लीजिए, आज चंद्रयान 3 के रूप में, है ना। इनके अलावा निम्नलिखित में से किस जलवायु को सवाना जलवायु भी कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग क्लाइमेट इज ऑल्सो नॉन एज सवाना क्लाइमेट। तो जो सवाना क्लाइमेट है ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा घुमा के आपसे फिर पूछ रहा हूं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, है ना। मैंने आपको ITCZ पढ़ा के रखा था कि भाई ये क्या होता है ITCZ। ये लो प्रेशर का जो है स्थान होता है, लो प्रेशर का, बहुत कम दाब होते हैं यहाँ पे, जो इक्वेटर के पास ही होते हैं, इक्वेटर के पास ही होते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर से समझाया था ITCZ को, है ना। तो ITCZ के जो ठीक बाहरी स्थित आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु है उसे सवाना जलवायु भी कह देते हैं। भाई सवाना जो है ये बेसिकली घास का मैदान है, जो अफ्रीका में शुष्क घास के मैदान को सवाना कहते हैं। वैसे ओवरऑल आप किसी भी देश के शुष्क घास के मैदान को बाय डिफॉल्ट में सवाना कह सकते हो, कोई रोक टोक आपको नहीं करेगा। जैसे आप जानते हैं ना कि भारत में जो पार्लियामेंट है उसे आप संसद कहते हैं, तो किसी भी देश के पार्लियामेंट को आप समझने के लिए संसद कह देते हो ना बोलचाल में, कि भाई अमेरिका का संसद, है ना, इंग्लैंड के संसद है, उसका नाम अलग अलग, नाम उसका अलग अलग है, लेकिन आप कहते हो ना। उसी प्रकार से सवाना जो है अफ्रीका में शुष्क घास के मैदान है, लेकिन बाय डिफॉल्ट में शुष्क घास के मैदान किसी भी देश के लिए आप सवाना यूज कर सकते हैं, लेकिन शीतोष्ण के लिए नहीं। ये मामला उल्टा हो जाता है, इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, और कुछ जगह के लिए अलग अलग नाम भी है पार्टिकुलर। जैसे आप दक्षिण अफ्रीका में चले जाओ, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, बेल्स हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जाओ डॉन्स हो जाएगा, है ना, लानोज है, प्रेरीज है, ये सब काफी सारे घास के मैदान है। तो मुझे उतना दूर अभी नहीं जाना है, यहीं पे आना है, पहले ये समझना है। तो इसे जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु को जो है सवाना जलवायु भी कहते हैं, जो ITCZ के ठीक बाहर होता है। ITCZ का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। इंट्रोट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है, जो इस प्रकार से अगर पृथ्वी है ये इक्वेटर होता है, तो यहाँ पे आपका जो ये वाला एरिया है ये ITCZ होता है, ठीक है। लो प्रेशर का केंद्र होता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि हवा जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चलेगा, है ना, कि हाई से मान लीजिए यहाँ प्रेशर 60 है और यहाँ 40 है, तो हवा की दिशा कैसी होगी, इससे ऐसी ही होगी। अगर इधर 80 हो जाएगा, इधर 60 हो जाएगा, तो दिशा इधर हो जाएगा। मतलब हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। इनके अलावा जनगणना 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था। Which state of India had the highest percentage of Hindu population in census 2011। तो ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा हिंदू निवास किए मतलब उस समय जो है आंका गया था, आज भी होंगे। इनके अलावा जनगणना, क्योंकि अभी डाटा तो आया नहीं, 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, जो आजादी के बाद, है ना, आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी, जो 2 चरणों में कराए गए थे। आपसे ये भी पूछा जा चुका है कि जनगणना पिछला वाला
2011 वाला कितने चरणों में हुआ था, तो आप बताओगे 2 चरणों में। जनगणना 2011 में देश में मुस्लिम आबादी लगभग जो है 14.2% आंका गया था, और हिंदू धर्म के लोग जो है 79.8% आंका गया था, और तीसरा स्थान ईसाई का आया था। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा ईसाई का आया था 2.1% के समथिंग। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको कथन के रूप में क्रम वाइज सजाने को दे देगा सीजीएल वगैरह के मेंस में। इसके अलावा 2011 में देश की सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये अब नहीं होंगे क्योंकि ये जो है आपका डिवाइड हो गए हैं, है ना। तो अब जो नया डाटा आएगा उस हिसाब से ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा है कि भाई ये जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतने जल्दी नहीं आएंगे। इनके अलावा विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या इंडोनेशिया में है, ये बात आप भी जानते हैं। इंडोनेशिया को द्वीपों का समूह वाला देश कहा जाता है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार दशक की वृद्धि जो है 17.64 है, साक्षरता दर 74.04 है, इसमें मेल साक्षरता 82.14 है और फीमेल साक्षरता 65.46 है। इसके अलावा रोलिंग प्लान किन 2 पंचवर्षीय योजना के बीच में लागू किया गया था? बिटवीन व्हिच 2 5-year प्लान वाज द रोलिंग प्लान इम्प्लांटेड? तो भाई रोलिंग प्लान जो आपके सामने लाया गया था, ये किन पंचवर्षीय योजना के बीच में लाया गया था? तो आप कहोगे जी ये आपका जो है 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में लाया गया था। देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये काफी उतल पुतल भरा रहा था। इसी पंचवर्षीय योजना में जो है आपका 69 से 71, 71 से 76, है ना। तो इसमें जो है आपका इंदिरा गांधी पहले, फिर आपका जनता पार्टी की सरकार 77 में बन गया था, है ना। तो ये काफी जो है इसमें इसी में 42वां संविधान संशोधन सब जो है ना इसी में हुआ था आपका, किसमें 69 से आपका 74, हाँ इसी में हुआ था, है ना, किसमें 5वीं में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसलिए एक प्रश्न भी बना था पीछे इंदिरा गांधी के काल में, है ना। तो ये जो 6ठी पंचवर्षीय योजना में जब केंद्र में कांग्रेस के इतर यानी पार्टी, ये जनता पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, तो जनता पार्टी की सरकार ने एक नई अपनी जो है डेट लॉन्च मतलब ईस्वी दे दिया 6ठी पंचवर्षीय योजना का कि भाई 78 से 83 रखी जाएगी, और इसी का नाम दे दिया रोलिंग प्लान। ठीक है, तो इसी को रोलिंग प्लान कहा जाता है, जो 5वां के बाद और 6ठा के पहले की घटना है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर 5वां और 6ठा के बीच में है। योजना अवकाश किसे कहते हैं? 66 से 69 के काल को, क्योंकि उसमें जो है कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। अगर आपसे कहे कि केंद्र में सबसे पहले कांग्रेस के मतलब बाहर कौन से पार्टी की सरकार बनी, तो जनता पार्टी की सरकार, और मोरारजी देसाई जो है ये आपका प्रधानमंत्री थे। तो इसीलिए मोरारजी देसाई से क्वेश्चन आता है कि केंद्र में गैर कांग्रेसी पीएम पहला कौन था, तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई वो शख्स हैं जो सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं, 10 बार, ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2 वार्षिक योजना पेश किए गए 1990 और 1992, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी पंचवर्षीय योजना पे फुल डिटेल वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में है, इंतजार कर रहा है। इसके अलावा पहला पंचवर्षीय योजना हैराट डोमल, दूसरा पीसी महालनोबिस, तीसरा जो है आपका धर मॉडल पे, सुब्रमण्यम मॉडल पे, माफ कीजिएगा, चौथा जो है रुद्रएलन मॉडल पे। इस प्रकार से आपको मॉडल भी याद रखना है। भारत पाकिस्तान युद्ध 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा इससे पहले भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है, ऐसे नहीं कि एक के बार हुआ है भाई, तो गांठ मत मान लेना इस बात को, है ना। एक बार 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? VVI करके रखेंगे, खेल का दौर चल रहा है, खेल का दौर और टेक्निकल दौर चल रहा है। आज हमारा चंद्रयान पहुंच गया है, ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सर दोराबजी टाटा जो हैं ये हमारे भारतीय ओलंपिक संघ जब 1927 में बनी थी, चूंकि संघ में ये भी शामिल थे, स्थापना करने में संस्थापकों में ये भी शामिल थे, तो इन्होंने ही पहला जो है अध्यक्ष की पद संभाली थी। ठीक है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। पीटी उषा को किस नाम से आप जानते हो? पयोल्ली एक्सप्रेस, उड़न परी, गोल्डन गर्ल। ठीक है, जो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं आपका भारतीय ओलंपिक संघ का वर्तमान में, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये भारतीय महिला धावक हैं, इसे खेल जगत का उड़न परी कहा जाता है। इनके अलावा इनका पूरा नाम बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने अब्दुल कलाम आजाद साहब का उदाहरण दिए थे कि जैसे कलाम साहब का नाम बहुत बड़े हैं, वैसे भी इनका भी नाम है। इनका नाम है पिलवाल कंडी टेका परवीन उषा, इस प्रकार से नाम है। जैसे अब्दुल कलाम साहब का अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, है ना, तो इसी प्रकार से इनका भी नाम बहुत बड़ा है। SAI ये क्या है भाई? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई बोलते हैं इसे। साई की स्थापना 1984 में हुआ था। CGL में इसी बार ये क्वेश्चन की स्थापना डेट ही पूछा था, क्योंकि साई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये खेल का जो है नेशन अधिकांश खेल का जो है रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं। इनके अलावा साई में एक और चीज है क्लू, कि इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आपने नीति आयोग
आयोग का भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष। इनके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद ये भी अध्यक्ष पीएम ही होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भारत में जो भी परमाणविक कार्यक्रम होते हैं उनके अगर चीफ बोले कि कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा। खतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किस शासक के बीच में हुआ था? द वार ऑफ खतौली टुक प्लेस इन 1517 बिटवीन मेवाड़ स्टेट एंड अंडर राणा सांगा एंड व्हिच रूलर? तो भैया ये इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था खतौली के युद्ध में, है ना, 1517 में। इसके अलावा तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच स्टार लगा है, वो विजय है, मतलब पृथ्वीराज चौहान साहब की जो है विजय हुई थी। तराइन की सेकेंड लड़ाई अगले साल हुआ 1192 में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच गोरी की विजय हो गई। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, विजयनगर साम्राज्य की पतन स्टार्ट हो गई। 1526, 1527, 1528, 29, 56 और 1761, है ना, ये जो है कुछ युद्ध जो है आपको याद दिलाएगा। आप लोग कमेंट करके लाइन वाइज भेजेंगे, जो देखते हैं कितने बच्चे यहां तक पहुंचते हैं वीडियो में और कितने बच्चे कॉन्शियस हैं, है ना, कि इस ईस्वी देख के जो है युद्ध पहचान जाए कि कौन सा युद्ध है ना, क्योंकि एक बार नहीं कम से कम 2500 बार जो है आपको घोर के पिलाए हैं भाई, है ना। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला लड़ रहे थे। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, इधर से त्रिगुटी सेना थे, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल शासक के सेना, है ना, और उधर से थे हेक्टर मुनरो अंग्रेज, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 32वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देयर विल बी द 32 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बी हेल्ड, तो ये कंबोडिया में किए जाएंगे। पिछला वाला जो है 21वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन वियतनाम के अंदर किया गया था। 2025 में यह खेल थाईलैंड में होगी, ध्यान रखेंगे। इस खेल की शुरुआत 1959 बैंकॉक में हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बाद बाकी स्पोर्ट्स पे हमने कल ही एक झन्नाटेदार वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आशा करते हैं कि देखे ही होंगे। खेल से लगभग क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में। इसके अलावा पटियाला घराने के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ पटियाला घराना, है ना, तो पटियाला घराने के फाउंडर जो है फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान है, दोनों को ध्यान रखेंगे। फतेह अली खान, आना, राहत फतेह अली खान को तो बहुत ध्यान रखते हो, थोड़ा इन फतेह अली खान को भी ध्यान रखो। अच्छा भैया, अच्छा दिला दिया राहत फतेह अली खान। इसमें लगा लीजिएगा बड़े फतेह अली खान, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि यही फतेह अली खान है क्या, ऐसा नहीं है। बड़े फतेह अली खान, जैसे गुलाम अली है वो बड़े गुलाम अली है, उसी प्रकार से बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जनरैल खान, ये जो हैं आपके पटियाला घराना के संस्थापक हैं। आगरा घराना के फाउंडर हाजी सुजान खान हैं। बनारस घराना के फाउंडर राम सहाय हैं। इसके अलावा जयपुर घराना के फाउंडर अल्दिया खान हैं। किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान, उस्ताद वाहिद खान है। इसके अलावा ग्वालियर घराना के संस्थापक हद्दू खान और हस्सू खान है, ये आपका CHSL में आया था और आपका बनारस घराना आया था। तो ये जो 4-5 को छूट गया ना, इसे थोड़ा सा पी लीजिएगा घोर के, ताकि आपको जो है मतलब याद रहे भैया। इसके अलावा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC लोकेटेड? तो जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद के अंदर और भी 2 चीज याद रख लीजिएगा, एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान है, ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में, पोषण संस्थान ग्रामीण संस्थान, और एक आपका इरडाई का मुख्यालय भी हैदराबाद में है। इरडाई के स्थापना वर्ष आपसे पूछा जाता है 1999, बीमा के क्षेत्र में काम करते हैं। 4 मीनार है, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है, ये सब आपके हैदराबाद में है। ठीक है। इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कर्नाटक हासन में है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के हासन में इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र स्थित है। और इस प्रकार के सेकेंडरी संस्था जो है भोपाल में स्थापित किए गए। कौन सी संस्था भाई? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र। इसके पिताजी कौन है? इसरो के अंतर्गत कार्यरत बॉडी है। तो एक पार्ट कहाँ पे है? हासन कर्नाटक में, और दूसरा भोपाल में स्थापित किए गए। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। स्थापना 1969 में S सोमनाथ के द्वारा 15 अगस्त को स्थापना हुआ था। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958, मुख्यालय दिल्ली, और अध्यक्ष वर्तमान में जी सतीश रेड्डी साहब के जगह पे समीर बी कामत साहब। इसके अलावा NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में मुख्यालय है। खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। इसके अलावा सुधा चंद्र ने प्रसिद्ध
सुधा चंद्र प्रसिद्ध अभिनेत्री और क्या क्या है इस प्रकार, किस नृत्य से संबंधित है, सॉरी, है ना। सुधा चंद्र इज अ फेमस एक्ट्रेस एंड बिलोंग्स टू व्हिच डांस, इस प्रकार से। तो आपको जो है भरतनाट्यम को टिक लगाना है। सुधा चंद्रन जो है एक फिल्म अभिनेत्री भी है और भरतनाट्यम के नृत्यांगना भी है। भरतनाट्यम के लिए कुछ अवार्ड 2021 में 2019 कर लीजिएगा, इससे गलती है ये, है ना, 2019 हो जाएगा ये, है ना, 2019 होगा ये, ठीक है। 2019 में नर्तकी नटराज को पद्मश्री दिया गया था। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति को 2001 में पद्म भूषण और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोनल मानसिंह चूंकि भरतनाट्यम से ये भी जुड़े हुई थी, ओडिसी के साथ साथ आप जानते हैं, तो 2003 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया, जो सबसे कम एज में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना बनी थी। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनको 2019 में पीडीएफ में करके दे दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पे जो पीडीएफ नहीं बाय कर रखे हैं, है ना, जो सिर्फ वीडियो ही देखते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, कि नर्तकी नटराज जो ट्रांसजेंडर महिला थी, इसको 2019 में मिला है, ठीक है भाई। इसके अलावा हमारा 2023 में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल पारित किया गया। यह किस मंत्रालय के अधीन है? द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड इन 2023। इट इज अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? तो ये गृह मामले के मंत्रालय के अंदर है आपका जन्म और पंजीकरण विधेयक, ठीक है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट कब लाया गया था? तो 1969 में। 1969 में बहुत सारे चीज हुए थे, आपको बस ध्यान रखते जाना है। अभी आपने देखा इसरो की स्थापना हो गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हो गया, चंद्रमा पे नील आर्मस्ट्रांग पहुंच गए, है ना। आज हमारा जो है चंद्रमा पे हमारा चंद्रयान 3 पहुंच गया, है ना। तो आज के दिन में मतलब नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था 1969 में ही, अपोलो 11 से। इसके अलावा अभी आपने देखा जन्म मृत्यु पंजीकरण एक्ट हो गया, है ना। तो ये सब जो है 1969 का कुछ कमाल है, ध्यान रखिएगा। 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया संविधान एसटी आदेश संशोधन बिल, है ना। देखिए संविधान है ना जनजातीय, है ना, जनजाति होता है एक, और एक आपका क्या होता है एससी शेड्यूल कास्ट, एक होता है शेड्यूल ट्राइब, है ना। तो जो एसटी वाला है संविधान एसटी आदेश संशोधन बिल जनजातीय मामले के मंत्रालय के द्वारा ये भी पारित कराए गए पिछले साल नवंबर 2022 में, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के कई सारे जाति को जो है दर्जा दिया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में कर के लिए तय राशि ... कहा जाता था। इन द कंस्टेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर द अमाउंट फिक्स फॉर टैक्स वाज कॉल्ड। तो जो टैक्स के लिए अमाउंट फिक्स किया जाता था मुगल काल के दौरान, उसे हम जमा कहते थे। क्या? जमा। आज भी हम जमा पूंजी कहते हैं, ठीक है। अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, है ना, पोलाज, परती, चांचर, बंजर, जिसमें पोलज सबसे अधिक उपजाऊ, परती को थोड़े दिन के लिए छोड़ा जाता था, चांचर को उससे भी अधिक दिन के लिए छोड़ा जाता था, लेकिन इसमें खेती होती थी, लेकिन बंजर में कोई भी खेती नहीं होती थी। इसके अलावा अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? राजा टूडरमल, है ना, भू राजस्व प्रणाली चलाए, जिसे जब्ती प्रणाली भी कहा जाता था। अकबर के काल को मुगल वंश में साहित्य कला काल के स्वर्ण काल कहा जाता है, और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है। अकबर के प्रारंभिक दिनों का संरक्षण या रेंजेंट कौन थे? तो बैरम खान थे। पानीपत की सेकेंड लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। मराठों द्वारा ली जाने वाली कर को चौथ और सरदेश मुखी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा लिखा गया था? द फेमस बुक मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन वाज रिटेन बाय व्हिच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये आपका इंद्र कुमार गुजराल साहब का पुस्तक है, ठीक है। एग्जाम वॉरियर, एडोब ऑफ लव, ये किनके पुस्तक हैं? तो माननीय नरेंद्र मोदी साहब का। इनके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अलावा इंडिया एंड द वर्ल्ड, द यूनिटी ऑफ इंडिया, लेटर फॉर अ नेशन, है ना, ये सब जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। बाद में की पुस्तक पे वीडियो मैंने बना ही दिया है और पीडीएफ भी दे ही दिया है। मेरी 91 कविताएं, 4 डिकेड्स इन पार्लियामेंट में 4 दशक, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब की किताब है। चेंजिंग इंडिया, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन अ डेवलपमेंट इंडिया, एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड एक्सपोर्ट फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ, ये पुस्तक, तीनों पुस्तक जो है मनमोहन सिंह साहब के हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह साहब हमारे बीच सबसे बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा मतलब एजुकेटेड पर्सन है, और बहुत सारे की पोस्ट को होल्ड किया इन्होंने। आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, वित्त सचिव भारत सरकार, आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री का, खुद प्रधानमंत्री, और कई सारे पोस्ट को जो है इन्होंने होल्ड किए थे। इनके अलावा कृषक जीवन ज्योति योजना किस राज्य से संबंधित
संबंधित है। कृषक जीवन ज्योति योजना रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अब कृषक से स्पष्ट है कि किसान वाला होगा, 2018 में स्टार्ट किया गया था। छत्तीसगढ़ की जो अन्य योजना, अच्छा ये योजना क्या है, कृषक वाला है ना, कृषक वाला योजना जो है ये क्या है, तो कृषक वाला योजना में आप कहोगे कि जो बिजली की जो मतलब खपत है ना, उनमें इनको रियायत दिया गया है कि भाई इतने से इतने करोगे तो जो है इस पे पैसा इतना लगेगा या फिर इतने छूट होगा, मतलब बिजली के खपत में छूट है, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अन्य योजना है गोधन न्याय योजना। ये वाली योजना अगर एग्जाम में आ जाए ना तो लोग उत्तर प्रदेश मार देंगे, क्योंकि जानते हैं योगी आदित्यनाथ साहब है ना, गाय से काफी लगाव है योगी साहब को, है ना, तो ये गोधन न्याय योजना लगा देंगे। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में भी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। कल्प वृक्ष योजना, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य से ही संबंधित है। इनके अलावा लाडली बहन योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। इनके अलावा फूलपति लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, फूलपति फोक डांस रिलेटेड टू व्हिच स्टेट, तो फूलपति जो है ये लोक नृत्य है, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का अन्य नृत्य कौन कौन सा है, ग्रीडा है, माछ है, मटकी है, राय है, ये चारों ध्यान रखेंगे। ये चारों में से आएगा आपको मध्य प्रदेश से जब भी पूछेगा नृत्य, तो ठीक है, ध्यान रहेंगे। इनके अलावा एक मलखंब त्योहार भी होता है, मतलब खेल भी होता है मध्य प्रदेश के अंदर, इन्हें भी ध्यान रखें। इनके अलावा कलबेलिया, घूमर, पनिहारी, चंग, कच्छी, घोड़ी राजस्थान, तो ये राजस्थान का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 में कहां हुआ था, ये करंट सेक्शन से आपसे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये नवंबर 2022 की घटना है। और आपको जो है पिछला एमटीएस के लिए, ये जो एमटीएस एग्जाम है इसके लिए आपको पिछले 8 से 10 महीने की जो है क्वेश्चन कर लेना है। और बच्चे लोगों ने कमेंट किया है कि सीएचएसएल के अंदर जो भी करंट अफेयर आए उनका मैं एक वीडियो देखूं, मतलब लेके आऊं। आप लोग वादा करो कि पूरा वीडियो देखोगे, क्योंकि अगर मैं पूरे क्वेश्चन का बनाऊंगा, करीब मेरे पास 170 क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो आपके एग्जाम में आए थे सीएचएसएल के अंदर, है ना। तो 170 क्वेश्चन को अगर मैं विदाउट फैक्ट भी बताऊं, चूंकि बीमारी है तो एक दो फैक्ट तो बताऊंगा ही, कम से कम अगर बहुत कम करूंगा, लिमिट में रखूंगा तो कम से कम 1.5 घंटे में बनेंगे। अगर 1.5 घंटा में बनाया और आप लोग देखे ही नहीं, उसका फायदा आपने, देखिए मुझे व्यू और इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी जानते होंगे, है ना, कि व्यू वगैरह अगर होता तो मैं स्टिकर लगा देता, ये लहक चहक देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा होता है वैसे ही आपके सामने रख देता हूं, ठीक है। तो मुझे इससे इतना नहीं करना है कि भाई व्यू ही आना चाहिए। लेकिन जो बच्चे अगर इतना मेहनत करने के बाद भी आप अपने फायदा नहीं ले पाया मेरा, तो इसमें थोड़ी तकलीफ तो होती है कि भाई इतना मेहनत भी किया और आपको फायदा भी नहीं हुआ। तो मैं ये वीडियो लेकर के आऊंगा, तो आप लोगों को अगर देखने की वादा करते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर जो है कल तक आपको वीडियो प्रोवाइड कराने को सोचूंगा कि जो भी करंट अफेयर सीएचएसएल के एग्जाम में आए सभी को लेके आ जाऊं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ मैंने जैसा कि बताया लिंक दिया गया है नीचे, क्लिक करके आप पीडीएफ के बारे में व्हाट्सएप मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं।